वेलकम बैक। टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आगे से फिर शुरू करते हैं और आज का प्रश्न है प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर करती है, यह बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन नहीं है। अब तक तो आप काफ़ी कंसेप्ट सीख चुके हो और प्रश्न पढ़कर तुरंत जवाब भी दे सकते हो और अच्छा लगता है जब आप बड़ी ही सक्रियता से जवाब देते हो। प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंधन हेतु निम्न में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है। प्राइमरी क्लास है और क्लास में डिसिप्लिन की बात आ रही है, भी कौन सा संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सकता है। लिखित, हाव भाव सहित मौखिक, हाव भाव रहित शाब्दिक या अशाब्दिक, कौन सा सही अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही, हाव भाव सहित मौखिक, हाव भाव भी हो और ओरली आप उसको बता भी सकें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा और प्रभावकारी संप्रेषण का प्रकार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता, उपयुक्तता, प्रतिकूलता या लचीलापन। रिपीट है प्रश्न, तो इसमें संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए, ये सबसे अच्छा आंसर है इसका। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें भी कई एक दो प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन मानिएगा कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं कोई समस्या है तो वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है। विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन, अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। कौन सा होगा इसका सबसे सही आंसर। बिल्कुल अस्पष्ट और अनुप्रयुक्त भाषा। आपका कम्युनिकेशन जो भी विचारों के आदान प्रदान का जो सिस्टम है, जो माध्यम है, वो अस्पष्ट है और अनुपयुक्त भाषा है, तो संप्रेषण है वो अच्छा काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। ये भी प्रश्न रिपीट है, आप बहुत ही इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। कौन सा रहेगा। अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखिए प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। प्राइमरी स्कूल के टीचर की इंपॉर्टेंट भूमिका क्या है। विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता है, समाज की रीढ़ है, समाज सेवक या साक्षर व्यक्ति। हम बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, तो उस हिसाब से अपने आप उत्तर निकल रहा है। बिल्कुल सही, पहला विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता है। अगला प्रश्न एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है। शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता, विषय पर अधिकारिता, अभिव्यक्ति में प्रवाह, बोलने में, और ज्ञान पिपासा, यानी ज्ञान पिपासा का मतलब होता है प्राप्त करने की लालसा जो होती है। कौन सा इसमें सही रहेगा। एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता की बात आ रही है, शैक्षिक योग्यता। बिल्कुल सही, विषय पर अधिकारिता, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, ये प्रमुख उसकी एजुकेशनल एबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है, पर्सनैलिटी संबंधी उसके, विद्यार्थियों से प्रेम, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, उच्च नैतिक चरित्र, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया, मिलते जुलते प्रश्न ये आपको इसके अंदर मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना है, व्याख्या को अच्छे से समझना है, तो कौन सा होगा। उच्च नैतिक चरित्र, वो सबसे उसके इन चारों के हिसाब से देखें तो अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी, पर्सनालिटी संबंधी उसका गुण है। आगे बढ़ते हैं एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है। विद्यालय का बजट बनाना, शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना, संस्थागत कार्य। ये प्रश्न भी रिपीट है,
तो अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, टीचर का मुख्य काम है एक फैसिलिटेटर की भूमिका, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे ताकि बच्चों से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है वो करवाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। प्राइमरी स्तर के ऊपर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन कैसे होने चाहिए? मानवीय और मित्रतापूर्ण, संकीर्ण विशिष्टीकरण, सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण, अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए। कौन सा होगा सबसे बढ़िया इसका? लर्नर को समझने में टीचर को रुचि लेनी चाहिए या सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण होना चाहिए? बात प्राइमरी की हो रही है, ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है? तीसरा, सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण। ये संबंध होगा तभी प्राइमरी बच्चों के बीच है वो संबंध है वो ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं। अगला 36वां, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली, कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर सिस्टम या विषय अध्यापक प्रणाली सब्जेक्ट टीचर सिस्टम से अधिक उपयुक्त है, क्यों? ये कह रहा है कि प्राइमरी के अंदर क्लास टीचर ही मेन होता है, उसी को ही सारी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जबकि सब्जेक्ट टीचर की इतना अधिक रोल नहीं होता। कि इसका कारण क्या है? सोच के देखिएगा। ज़्यादातर आपको कई स्कूल्स के अंदर ये मिलेगा भी एक टीचर ही प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहा है, वो सारे सब्जेक्ट उनको कवर करवा रहा है, तो वो उसको अच्छा क्यों माना जाता है प्राइमरी में? जबकि उच्च क्लासेस के अंदर आपको पता है सारे सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उन्हें अपनी अपनी क्लासेस लेनी होती है। तो विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है, न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है, विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। क्या हो सकता है? विभिन्न विषयों के साथ को रिलेट करना आसान हो जाता है फिर, या होमवर्क अच्छे से दिया जा सकता है, या विषय ज्ञान है वो स्पेशलाइजेशन हो सकता है, या अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। कौन सा होगा इसका अच्छा उत्तर? बिल्कुल तीसरा, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। क्लास टीचर ही सब कुछ करवा रहा है तो उसको अच्छे से एक एक बच्चे की जानकारी हो जाती है, उसका अच्छे से उसके साथ कांटेक्ट है वो बन जाता है, भी लर्नर है जो सीखने वाला है वो किस प्रकार से इंटरेस्ट ले सकता है, किस प्रकार के साथ इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क है वो संभव होता है, इसलिए क्लास टीचर सिस्टम को अच्छा माना गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखिए 37, प्रजातांत्रिक नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। नेता के स्थायीकरण पर भी, परमानेंट नेता होना चाहिए, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर। एक नेता के निर्णय किस पर निर्भर करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीसरा, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, क्योंकि डेमोक्रेटिक कार्य, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि सब मिलकर हम डिसीजन ले, तो इसलिए इसका सही सटीक आंसर है वो तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, सीसीई को है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई बोलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का यानी इस कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित है, इसमें छात्रों की विषयों की ग्रेड्स निहित है, इसमें असंज्ञानात्मक क्षेत्र निहित है। असंज्ञानात्मक बिना ज्ञान वाली बात आ रही है। कौन सा होगा व्यापक? आपको अच्छे से क्लियर किया है ये टॉपिक मैंने। बिल्कुल 2 नंबर, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में। सतत का मतलब तो होता है लगातार, साल भर जो मूल्यांकन होना चाहिए, और व्यापक का मतलब होता है बच्चे से जुड़े हुए सभी पक्षों के का जो मूल्यांकन है वो हो, भी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों की जानकारी है वो मूल्यांकन से लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्या मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है? मूल्यांकन इवैल्यूएशन है एक प्रक्रिया, प्रोसेस को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, या विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। सोचिएगा इवैल्यूएशन में क्या सबसे सटीक आंसर हो सकता है एक टीचर के हिसाब से? मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें हम क्या करते हैं,
4 नंबर विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। जिन्होंने ये उत्तर दिया है बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर आ गया सीसीई पर आधारित प्रश्न, सीसीई का ही प्रश्न है। एक बार पिछली बार व्यापक का पूछा, अब फिर क्या निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। पृष्ठ पोषण आपको बताया था फीडबैक। फीडबैक सतत और व्यापक मूल्यांकन हमें लगातार फीडबैक प्रदान करता है अध्यापक और माता पिता के लिए, बालक अध्यापक के लिए, बालक अध्यापक और माता पिता के लिए, तंत्र के लिए। तंत्र मतलब यहाँ एजुकेशनल सिस्टम के लिए आ रहा है भी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम मूल्यांकन की जो प्रक्रिया चल रही है भी वो सही चल रही है या नहीं चल रही, ये इसका मतलब होता है। तो सोचिएगा पृष्ठ पोषण फीडबैक प्रदान करता है, कौन सा सबसे सटीक आंसर होगा। कई बार हमारे दिमाग में वही टीचर और बच्चे ही आसपास दिमाग में रहता है, लेकिन सोचिएगा क्या उत्तर होगा। चौथा इसका सबसे बेस्ट आंसर है तंत्र के लिए, सिस्टम के लिए, पूरे एजुकेशनल सिस्टम का फीडबैक दे देता है हमें। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में जो हमारा एनुअल एग्जाम होता है, सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में, समय प्रणाली में, लिखित और प्रायोगिक कार्यों में या रिपोर्ट कार्ड में, किस में चेंज करने की आवश्यकता है। ये चीज भी मैंने आपके क्लियर किया था भी आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो कौन सा होगा इसका सबसे सटीक आंसर। बिल्कुल मूल्यांकन प्रक्रिया में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर हमें किसको फॉलो करना है अब, सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को। और भी आपसे कभी सुझाव मांगे तो ये है भी व्यावसायिक शिक्षा भी हम जैसे बड़ी क्लासेस के अंतर्गत, छोटों के अंदर तो यही रहेगा सीसी, बड़ी के अंदर हम उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दे सकते हैं ताकि वो अपना काम धंधा चला सके। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता यानी लर्नर यानी स्टूडेंट में निम्न में से कौन सी आदत का विकास करता है। जब हम सीसी के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो वो बच्चे को किस चीज की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। उसमें सतत अध्ययन, स्वयं अध्ययन, व्यक्ति अध्ययन, निरंतर और स्वयं अध्ययन। तो देखिए सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर। व्यापक का मतलब सभी पक्षों का, और साथ में क्या है बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी डेवलप करना। तो सबसे सटीक आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि इसके अंदर पहला और दूसरा दोनों आ जाते हैं, सतत यानी निरंतर और स्वयं अध्ययन दोनों चीज आ जाती है। तो 42वें का सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध है। जब हम मूल्यांकन करते हैं, जांचते हैं बच्चे को, तो उससे क्या मतलब है, अधिगम के उद्देश्यों से संबंधित है, अधिगम के अनुभवों से, अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से, या मूल्यांकन की व्यू रचनाओं से यानी स्ट्रेटेजी से, इवैल्यूएशन की स्ट्रेटेजी क्या है उससे संबंधित है। तो सबसे सटीक आंसर जो लर्निंग की परिभाषा होती है, अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से। मूल्यांकन का मतलब है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। वो उसके अंदर उसके अनुभव भी शामिल रहते हैं और अधिगम के जो उद्देश्य हैं उन दोनों से, क्योंकि हमने उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं की ये भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि अधिगम को प्रकृति दिखाई देती है। अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है रटने में, प्रक्रिया और उत्पाद में, केवल प्रक्रिया में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर जो आगे टीचर, सरकारी टीचर बनने के लिए जो पेपर होते हैं ना, उनके अंदर ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है भी लर्निंग की नेचर। तो ध्यान दीजिए इसका सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भी। लर्निंग है वो एक प्रोसेस भी है और उत्पाद भी है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, यानी उसके बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है वही तो हमारा प्रोडक्ट है। तो अधिगम की जो नेचर है वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है। ध्यान दीजिए, ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए भी। अधिगम की प्रकृति प्रक्रिया और उत्पाद दोनों होती है। अगला प्रश्न देखिए कि बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण है। सामाजिक संवेदनशीलता के विकास की एजेंसी कौन सी है। यह प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है कि स्कूल है, समाज है, परिवार है या पुस्तकें। आपको अच्छे से पता है इसका आंसर भी। सबसे पहले जो पाठ सीखता है सामाजिकता का बच्चा परिवार से ही सीखता है, यानी माता पिता के सहयोग से सीखता है। अगला प्रश्न है सृजनशील क्रिएटिविटी व्यक्ति निम्न में से कौन सा गुण रखते हैं। क्रिएटिव जो पर्सन होता है उसके अंदर कौन सा क्वालिटी होनी चाहिए। निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़, निडर और साहसी।
सोचिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजनशील व्यक्ति का गुण होना चाहिए जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, किसी चीज को क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको पहचान करने की। क्योंकि जिज्ञासा नहीं होगी तो वो फिर क्रिएटिविटी भी उसके अंदर नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, क्या सृजनशीलता को दर्शाने के लिए, क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? क्रिएटिविटी को दर्शाने वाला सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? इतिहास? ये तो नहीं है, खाली रट लोगे तब भी काम चल जाएगा। चित्रकला और कला, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है। लेकिन जब बात आपके सामने ड्राइंग और पेंटिंग, कला की आ जाती है तो आप अपनी दिमाग से, क्रिएटिविटी से नई नई चीजें बना सकते हो। तो सबसे अधिक उपयुक्त आपसे पूछा है, बेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा चित्रकला और कला। बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है और सब बच्चे बड़े एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी आप जिन उद्देश्यों को लेकर यहाँ जुड़े हो, उन उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्न में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? एक टीचर कैसे बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकता है? मस्तिष्क उद्वेलन द्वारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, उसके द्वारा, यानी नई नई पजल्स देकर, या कई बार अखबार में आप देखा होगा रास्ता ढूंढना किसी चीज का और वो ऐसी पहेलियां सी दी हुई होती है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए होती है। अभिव्यक्ति का अवसर देना, अभ्यास का दोहरान करवाकर, स्वतः क्रिया द्वारा। क्रिएटिविटी के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को? सोचिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, सही जवाब देना है आपको, सबसे बेस्ट देना है। ये एक टीचर किस प्रकार से क्लासरूम में क्या कर सकता है क्रिएटिविटी के लिए? बिल्कुल सही आंसर है इसका 4 नंबर, स्वतः क्रिया द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग। उसको करने का अवसर देना चाहिए। टीचर उसका सिर्फ मार्गदर्शक सहयोग की भूमिका निभाए, स्वतः क्रिया द्वारा खुद करेगा तभी तो क्रिएटिविटी आएगी। अगर आप ही सब कुछ कर देंगे तो कहां उसमें क्रिएटिविटी आएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रेतीकरण हेतु शिक्षण, अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए? पहले तो प्रश्न समझ लो, नहीं समझ में आए तो। क्या एक अध्यापक है, प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर मान लो, या प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हो के संप्रेतीकरण, यानी जो चीज आप पढ़ा रहे हो उससे बच्चे के अंदर कंसेप्ट विकसित हो जाए भी हाँ ये चीज होती है। आप जैसे बहुत से खिलौने ले आए गोल गोल और उनको लुढ़का कर आप देख रहे हो और उनको बता रहे हो भी हाँ ये गोल चीज है, उनको फिर किसी धरातल के ऊपर लुढ़का रहे हो, वो लुढ़क रही है, तो बच्चे समझेंगे भी गोल चीज है वो लुढ़कती है। तो यानी कंसेप्ट बन गया उनको भी, गोलाकार चीज है वो लुढ़क भी सकती है। तो इसमें आपको क्या, किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हो अपने अनुभव? सांकेतिक सामग्री, अमूर्त सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, मूर्त सामग्री। विषय वस्तु के कंसेप्ट है तो शिक्षण, अधिगम, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार से करोगे? बिल्कुल सही, सांकेतिक सामग्री के माध्यम से। उन्हें सांकेतिक तरीके से आप बता सकते हैं भी हाँ ये चीज ये है, वो करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बालक में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? सामाजिक संवेदनशीलता लाते हो तो किस तरीके से? व्याख्यान से, पुस्तकें और साहित्य से, चित्र और नाटक से, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण से। हमने आपको पहले भी कहा, बच्चा सामाजिकता का पहला अध्याय कहाँ सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, फिर बात आती है स्कूल से, समाज से सीखता है। तो यहाँ इन चारों में छांटोगे तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? बिल्कुल सही सोचोगे आप, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर हम उनमें सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं इनसे भी आपको कंसेप्ट को सीखने में काफ़ी सहायता मिली होगी। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, फिर मिलते हैं। और उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं। उत्तर गलत हो सही हो वो फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आप एक्टिव हो। गलती हो रही है तो आप सुधार कीजिए, उसमें नई चीज़ आप सीख रहे हो। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही आनंद भी आ रहा होगा। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगली बार हम उस चीज़ पर फिर वर्क है वो करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।